Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to the course. तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपना इन्वायरमेंट का लेक्चर, है ना, जिसमें हम इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं पिछले लास्ट ईयर के। तो पॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो पॉल्यूशन में सबसे पहले हम एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं ना। तो एयर पॉल्यूशन में सबसे हॉट टॉपिक रहता है अपना स्टबल बर्निंग, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टबल बर्निंग होता क्या है। तो सबसे पहले तो यही बताओ कि स्टबल क्या होता है। स्टबल इज़ बेसिकली जब क्रॉप को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं ना, तो जब क्रॉप कट जाती है, तो जब क्रॉप कट जाती है तो कुछ कुछ रहता है सॉइल में, नीचे का स्टेम वगैरह, उसको हम बोलते हैं स्टबल, ठीक है। अब इसको क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ता है यार, कि अभी फार्मर को फिर से ये पूरा एक एक करके हटाना पड़ता है। तो ये मेहनत बचाने के लिए लोग फार्मर्स क्या करते हैं, इस पूरे को जला देते हैं। तो जैसे ही पूरे को जलाते हैं तो क्या होता है, ये सारा का सारा सब चीज़ जल जाता है और इससे फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है बेसिकली सॉइल की, ठीक है। तो इसको जलाने की वजह से जो पॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं, मतलब वो बेसिकली स्टबल बर्निंग बोलते हैं इसको। तो स्टबल बर्निंग इज द एक्ट ऑफ सेटिंग फायर टू द क्रॉप रेसिड्यू दैट रिमेन आफ्टर द ग्रेन्स लाइक पैडी, व्हीट हैव बीन हार्वेस्टेड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द फील्ड फॉर द नेक्स्ट सोइंग क्रॉप। तो नेक्स्ट क्रॉप को प्रिपेयर करने के लिए वो पूरे फील्ड को जलाते हैं। वो जलाते हैं तो जो ये बचा रहता है वेस्ट मटेरियल वो जल जाता है ना, और ये सारा सॉइल में चला जाता है फिर से, ठीक है। और इससे धुआं जो निकलता है उससे पॉल्यूशन होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया स्टबल बर्निंग। अभी इसको कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही ग्रेव प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी वजह से दिल्ली वाला जो रीजन है, बेसिकली पंजाब वगैरह में ये जलाया जाता है, क्योंकि पंजाब वगैरह, पंजाब हरियाणा ये सब है ना अपने एग्रीकल्चर स्टेट्स, मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता है। तो यहाँ से पूरा धुआं निकल के दिल्ली तक आता है, उत्तर प्रदेश तक जाता है पूरा। तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन दिल्ली वगैरह में जो होता है वो मोस्टली इस वजह से होता है, ये स्टबल बर्निंग की वजह से। अभी आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा था, है ना, तो न्यूज़ आई थी कि भाई पंजाब से भी अब जो है वो धौलाधार रेंजेस दिखने लगी हैं। वो इसीलिए क्योंकि पॉल्यूशन लेवल कम हुआ था वहाँ पे, है ना। तो इतना ग्रे पॉल्यूशन बेसिकली स्टबल बर्निंग से होता है। अब मेजर्स टू कंट्रोल देखें हम, तो क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं। तो पहला है इन सीटू मतलब जो वहीं फील्ड पे आप ले सकते हो, है ना। और एक होता है एक्स सीटू मतलब जैसे कुछ अलग तरीका यूटिलाइज़ कर लो स्टबल को मतलब स्टबल से कुछ और प्रोडक्टिव चीज़ आप कर पाओ, है ना। स्टबल को यूटिलाइज़ करके जैसे मैन्योर बना दिया, है ना। तो इस टाइप से जो चीज़ें होती हैं उनको हम बोलते हैं एक्स सीटू। इन सीटू में देखते हैं क्या क्या मेथड्स हैं। इन सीटू में सबसे पहले आता है हैप्पी सीडर मशीन्स। तो ये हैप्पी सीडर मशीन्स क्या करती हैं, बेसिकली ये एक टाइप की मशीन होती है जिसमें क्या होता है कि जो वो रेसिड्यू होता है ना, जो स्टबल होता है उसको हटाती है और उसकी जगह सीड को प्लांट कर देती है, नए सीड को प्लांट कर देती है। तो जो पहले फार्मर को मैकेनिकली करना पड़ रहा था, मैनुअली करना पड़ रहा था, ये सॉरी मैनुअली करना पड़ रहा था, मैनुअली एक एक को हटा के वहाँ सीड प्लांट करना पड़ रहा था, अब वो ये मशीन कर देती है, हैप्पी सीडर मशीन। तो बेसिकली फार्मर्स ये लोग जलाते इसलिए थे क्योंकि उनको मतलब आलस आता था, कौन एक एक जाके इन सबको हटाए पूरे फील्ड में से, है ना। तो पूरे को आग ही लगा दो, है ना। तो अब ये काम जो है वो हैप्पी सीडर मशीन कर देती है, ठीक है। तो इसको हैप्पी सीडर मशीन्स को बेसिकली हैप्पी सीडर मशीन्स को प्रमोट करने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर्स बने हैं, ताकि इसकी अवेयरनेस बढ़ सके और लोन पे ये मिल पाए, रेंट पे मिल पाए, है ना। और क्या किया है, और क्या होता है इन सीटू मेजर्स में, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स जैसे राइस की वेराइटीज़ होती हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना, ये सब जो है वो इन सीटू मेजर्स में आते हैं। एक्स सीटू मेजर्स की अगर हम बात करें तो स्टबल को कैसे आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसे मैन्योर बनाने में, है ना, रूफिंग में यूज़ कर सकते हो, कैटल फीड के टाइप में यूज़ कर सकते हो, मतलब जो अपनी गायें भैंस हैं उनको चारा देने के लिए, है ना। तो उसमें भी आप स्टबल को यूज़ कर सकते हो, वो खाती हैं ये सब। बायोमास एनर्जी को जनरेट करने में यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, एक्स सीटू मेजर्स हैं। अभी EPCA जो है अपना इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, ये किसके अंडर इस्टेब्लिश हुआ है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, सॉरी EPCA बेसिकली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ है। ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली जो अपना NCR रीजन है ना, उसमें इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के प्रयास करता है या स्टेप्स लेता है बेसिकली। तो ये ध्यान रखना कि EPCA जो बॉडी है वो सिर्फ
एनसीआर के लिए बनी है ना, मतलब एनसीआर में पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ईपीसीए को बनाया गया था। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब कुछ पॉलिसी रिस्पॉन्स देख लेते हैं कि स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए क्या क्या पॉलिसी में चेंजेस लाए गए या क्या क्या नई पॉलिसीज़ लाई गई, ठीक है। तो सबसे पहले एनजीटी जो है अपना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने जो क्रॉप रेसिड्यू की बर्निंग है उसको बैन कर दिया है कौन कौन से स्टेट्स में, जो अपने जहाँ से आता है बेसिकली ये स्टबल बर्निंग, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। यहाँ पे इसने जो क्रॉप रेसिड्यू की बर्निंग है उसको बैन कर दिया। फिर दूसरी पॉलिसी आती है नेशनल पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू। तो बेसिकली ये जो स्टबल होता है वो क्रॉप रेसिड्यू ही तो होता है ना, वेस्ट मटेरियल होता है। तो इसको मैनेज करने के लिए एक पॉलिसी आई थी, नेशनल पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, कि इससे ये बस सारी जितनी भी पॉलिसीज़ आ रही है ना वो यही इंश्योर कर रही है कि ये जो स्टबल है वो बर्न ना हो, ठीक है। तो ये भी यही करती है कि स्टबल बर्निंग को प्रिवेंट करती है ना, और ये इंसेंटिवाइज करती है कि जो मशीन्स हैं जैसे हैप्पी सीडर मशीन्स वगैरह हैं ना, उनको यूटिलाइज़ करके स्टबल को जो है वो स्टबल बर्निंग को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो वो ये काम करती है। उसके बाद एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम आई थी, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू इन स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड एनसीटी दिल्ली। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इन सीटू मैनेजमेंट में क्या आता है, हैप्पी सीडर मशीन टाइप आती हैं। मैकेनाइजेशन का क्या मतलब है, मशीन्स को लगाना। जैसे हैप्पी सीडर मशीन एक मशीन ही तो है, जो काम मैनुअली हो रहा था अब वो मशीन से होगा, और इन सीटू मैनेजमेंट हो रहा है ना, क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस है वो इन सीटू में आता है। तो स्कीम का नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि स्कीम है किस लिए। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, मतलब कि प्रमोट करेंगे हम ऐसी मशीन्स को, है ना, और इन सीटू मैनेजमेंट करेंगे क्रॉप रेसिड्यूज़ का कौन कौन से स्टेट्स में जहाँ जहाँ स्टबल बर्निंग होती है, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और एनसीटी दिल्ली हो गया। यहाँ पे हम सब एनकरेज करेंगे इसको, ठीक है। ईपीसीए जो है वो जीआरएपी प्लान को इम्प्लीमेंट करती है एनसीटी दिल्ली में, ठीक है। तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान क्या होता है कि जब कोई सर्टेन थ्रेशोल्ड डिसाइडेड है, इतना अगर एयर क्वालिटी जो है हमारा वो इतना पुअर हो गया है ना, तो कुछ स्टेप्स उसमें लिस्टेड हैं कि अगर एयर क्वालिटी इससे कम हो गया तो ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो वो सब किसके अंदर आता है, वो सब आता है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में, ताकि जो हमारा दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि दो चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली हैं। एक तो ईपीसीए जो जीआरएपी इम्प्लीमेंट करती है वो दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए ही करती है और किसी स्टेट के लिए नहीं करती है। ये कोई पैन इंडिया प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, फंसा देते हैं कभी कभार ऐसे ऑनली डाल के, इट वुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑनली इन दिल्ली करके, ठीक है। तो आप सोचो कि ऑनली आ गया है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, गलत मार देता हूँ। 90% ऑफ द ऑनली वाले स्टेटमेंट गलत होते हैं, बट ऐसे बिना लॉजिक के मार के नहीं आना होता है ना, थोड़ा सोचना भी रहता है उसमें। 10% सही भी होते हैं। अगर आपको पता नहीं है स्टेटमेंट क्या बोल रहा है और उसमें ओनली लिखा है और आपको आंसर मारना है, तो उसको गलत मार दो। बट थोड़ा बहुत भी आइडिया है, जैसे कि क्रॉप रेसिड्यू वाला, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि ईपीसीए जो है वो जीआरएपी इम्प्लीमेंट करता है सिर्फ दिल्ली में कंट्रोल करने के लिए पॉल्यूशन। तो ये आपको पता, अब आगे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक और है पूसा बायो डिकम्पोजर। पूसा बायो डिकम्पोजर किसने बनाया है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसने बनाया है। क्या है ये बेसिकली एक डिकम्पोजर कैप्सूल है ना। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है जो फील्ड्स पे स्प्रे होगा ताकि स्टबल को हम डिकम्पोज कर पाएँ, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता ये है कि एक जैसे पेस्टिसाइड स्प्रे होता है ना, वैसे ही हम ये जो बायो डिकम्पोजर है इसको स्प्रे करेंगे। कहाँ पे स्प्रे करेंगे हम, फील्ड पे, और वो जो स्टबल है वो एक लिक्विड सॉल्यूशन में फिर मतलब कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली इस टाइप से। तो पूसा बायो डिकम्पोजर विच वुड बी कन्वर्टेड, सॉरी, ये है एक लिक्विड सॉल्यूशन जो स्प्रे होगा फील्ड्स पे और वो डिकम्पोज कर देगा स्टबल को। तो बेसिकली स्प्रे कर रहे हो तो लिक्विड ही होगा, है ना। तो यही है पूसा बायो डिकम्पोजर। क्या है, ये डिकम्पोजर है ना, एक लिक्विड सॉल्यूशन है स्प्रे टाइप का, जैसे फर्टिलाइजर को स्प्रे करते हैं उसी टाइप का है ना, और वो स्टबल को डिकम्पोज कर देता है, ठीक है। ये है। अब आगे बढ़ते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए देखते हैं एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के और कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले पटाखे जो है हमारे, सबसे ज़्यादा आप देखोगे नवंबर के टाइम जब अपनी दिवाली होती है ना, तो कितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। दिल्ली वगैरह और हर जगह पॉल्यूशन होता है, यूपी में तो खास करके, है ना, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो उसको रोकने के लिए अब पटाखे तो लोग जलाएंगे अपनी आदत से, बाज तो आएंगे नहीं, तो उसके लिए मेजर लिया गया है कि जो क्रैकर्स हैं हमारे उनको ग्रीन कर दिया जाए। ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं, ग्रीन क्रैकर्स बेसिकली ऐसे क्रैकर्स होते हैं जिनमें ये हार्मफुल जो ये केमिकल्स होते हैं ना, जब पटाखे फूटते हैं तो उनसे जो हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं बाहर, वो सब नहीं होंगे। अब बैंड केमिकल्स जो कौन कौन से हैं, जैसे लिथियम है, आर्सेनिक है, बेरियम है और लेड है। तो जो भी आपके नॉर्मल ईगल वगैरह के सीको बम होते हैं और जो रस्सी बम जलाते हो ना, वो सब जो होता है उसमें ये सब होते हैं। क्या क्या होते हैं, लिथियम, आर्सेनिक, बेरियम और लेड। ये सब कितना ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं आपको अंदाज़ा भी नहीं है ना। तो प्लीज़
इस अगर दिवाली में आप बड़े हो गए हो इतने कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और ये सब पता है कि ये सब दिक्कतें आती हैं, तो अपने छोटे लोगों को भी इनकरेज करिए और ख़ुद भी इन सब से दूर रहिए, है ना। तो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। इसमें तो उन्होंने ग्रीन क्रैकर्स का ग्रीन क्रैकर्स बेसिकली डेवलप किया है। डेवलप किसने किया है? नीरी ने किया है। नीरी कौन है? नीरी इज़ नेशनल इन्वायरमेंटल एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो नीरी ने बेसिकली ये डेवलप किए हैं ग्रीन क्रैकर्स। इसमें ये सब नहीं है जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं नॉर्मली क्रैकर्स में, लिथियम, आर्सेनिक, बेरियम, लेड, ये सब नहीं है। इसकी जगह है क्या? इसका नाम दिए गए हैं, देखो कितने टाइप के हैं। पहला है सेफ़ वाटर रिलीज़र, दूसरा है सेफ़ थर्माइट क्रैकर और चौथा है सेफ़ मिनिमल एल्यूमिनियम क्रैकर्स। तो सफल नाम है इसका, ठीक है। तो ये बेसिकली टाइप्स है, कैटेगरी के इनके नाम है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, अब बता रहा हूँ क्या होता है इसमें। बेसिकली क्या होता है, जैसे ये वाटर रिलीज़र है, इसमें क्या होगा कि बम फटेगा, है ना। तो क्या होगा, अब जैसे आप पटाखे फोड़ते होगे तो साइड में जब भी फटता है वो एक्सप्लोजन होता है, तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे ऊपर जाते हैं अलॉन्ग विद इसके जो केमिकल्स होते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब ये फटेगा तो ये अपने साथ एक वाटर वेपर रिलीज़ करेगा। वाटर वेपर को रिलीज़ करने से क्या होगा, ये जो डस्ट है जो साइड में एक्सप्लोजन की वजह से डस्ट उड़ेगी, वो वाटर वेपर से कंबाइन करके नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो ये जो पॉल्यूशन होता है डस्ट की वजह से वो नहीं होगा, ठीक है। तो इससे ये बिलीव किया जा रहा है कि जो पीएम का हमारा पीएम का जो एमिशन है, जो पर्टिकुलर मैटर का एमिशन होता है, वो 30% से अपना रिड्यूस हो जाएगा। ये इसका मेन मतलब ये बोल रहे हैं ऐसा होगा, ठीक है। बाकी नीरी ने डेवलप किया है, CSIR की लैब है ये, है ना। बस यही है ग्रीन क्रैकर्स के बारे में, और कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद ग्रीन चारकोल हैकाथॉन के बारे में बात करते हैं। तो ग्रीन चारकोल हैकाथॉन है वो किसने लॉन्च करी है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर की है। क्या करेगी? हम एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका? एयर पॉल्यूशन कम करना, मतलब एयर को क्लीन करना। एयर को क्लीन हम कैसे करेंगे? जो फार्म फायर्स होती हैं, जो जैसे स्टबल वाला भी एक फार्म फायर टाइप का ही है ना। तो जो फार्म फायर्स होती हैं उनको हम हटा देंगे, ठीक है। तो जो रेसिड्यू के बर्निंग से फार्म फायर्स लगती हैं उनको हम हटा देंगे, ठीक है। और रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारा जैसे ये स्टबल वाला है ना, स्टबल वाला सिस्टम है, तो उसमें हमने XC2 डिस्कस किया था ना। XC2 जो मैनेजमेंट होता है, तो XC2 मैनेजमेंट में क्या होता है, इस स्टबल को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? बायोमास में। तो ये बायोमास फिर एज अ फ्यूल यूज़ हो सकता है इंजन्स में, है ना। तो ये क्या है, ये एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है ना। तो हम इसका इस तरीके से यूज़ करेंगे, ना कि इसको जला के पॉल्यूशन करेंगे। समझ में आ रहा है? वो होता है ग्रीन चारकोल हैकाथॉन। अब इसका नाम ग्रीन चारकोल क्यों है? ये ग्रीन चारकोल क्या करता है? तो ग्रीन चारकोल होता क्या है, ये एक टाइप का बायोफ्यूल है ना। बस ये ध्यान रखो, इससे ग्रीन चारकोल बनेगा। ये जो एग्रो रेसिड्यू है उससे हम ग्रीन चारकोल बना देते हैं। एक टाइप का बायोफ्यूल है जो लोकली बन सकता है और बहुत ही चीप भी होता है, ठीक है। तो ये है ग्रीन चारकोल, और ये बेसिकली बहुत ही क्लीनली बर्न करता है ना। स्मोक वोक नहीं देता है, बहुत कम स्मोक जनरेट होती है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं किसके? ग्रीन चारकोल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की बात करते हैं, ठीक है। अब एयर पॉल्यूशन की बात करें तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो ये सबसे पहली बात, ये लॉन्च किसने किया था? कौन लॉन्च करेगा भाई? इन्वायरमेंट से चीज़ रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट लॉन्च करता है, ठीक है। तो अब क्लीन एयर की बात हो रही है, तो क्लीन एयर मतलब पॉल्यूटेंट्स को हमको कम करना है। कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स होंगे? तो सबसे ज़्यादा जो डेंजरस हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं PM2.5 और PM10, ठीक है। तो इनको हमको रिड्यूस करना है कम से कम 20% से। समझ में आ रहा है? 20% से हमको इसको रिड्यूस करना है। तो ये ध्यान रखना, क्लीन एयर मतलब पॉल्यूशन कम करना है। सबसे ज़्यादा ग्रेव पॉल्यूटेंट्स कौन है? हमारा पार्टिकुलेट मैटर। तो पार्टिकुलेट मैटर को हमको रिड्यूस करना है अगले 5 साल में। और बेस ईयर क्या लिया गया? 2017। बेस ईयर मतलब हम किससे कंपेयर करेंगे भाई? 20% रिड्यूस करना है कौन से लेवल से? तो मान लो यहाँ पे 80% था PM का एमिशन 2017 में, तो हमको 2022 तक कितना करना है? 5 साल में हमको कितना करना है? इसका 20% कम कर देंगे, मतलब हमको इसको 60% करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसके कंपैरिजन में कंपेयर होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने लॉन्च किया 20% हमको कम करना है। इसका कंसंट्रेशन किसका? PM10 और PM2.5 का। बेस ईयर क्या लिया गया? 2017। कहाँ इंप्लीमेंट होने वाला है ये? 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ डिसाइड की गई हैं, वहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। तो ध्यान रखना, अगर ऐसे आ जाए कि NCAP इज़ अ पैन इंडिया प्रोग्राम, तो गलत मार देना तुरंत, ठीक है। क्योंकि पैन इंडिया नहीं है, 102 सिटीज़ में ये बेसिकली इम्प्लीमेंट होगा। और एग्जीक्यूट कौन कर रहा है ये प्रोग्राम? CPCB, अपना सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए है, तो कौन करेगा? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोग्राम को, ठीक है। ये ही डायरेक्ट करेगा, CPCB ही डायरेक्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट्स को, ताकि वो इसके जो प्रोविजंस हैं NCAP के उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, ठीक है। अब उसके बाद और एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजीज देखते हैं। तो देखो,
एक तो ये हो गया कि भाई ये जो बर्निंग है अपना स्टबल बर्निंग, उससे पॉल्यूशन होता है। दूसरा है थर्मल पावर प्लांट्स। अब थर्मल पावर प्लांट्स की वजह से जो चिमनी से स्मोक निकलता है ना, जो चिमनी से स्मोक निकलता है वो भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है पॉल्यूशन का। तो इसको कम करने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं ये भी हम पढ़ लेते हैं। तो पहली टेक्नोलॉजी है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो गैस निकलती है इसको हम बोलते हैं फ्लू गैस, ठीक है। तो यहाँ से बर्निंग से गैस आती है फिर ऊपर जाती है ना, तो इसको हम बोलते हैं फ्लू गैस। अब इसमें मोस्टली कंपोनेंट होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस। तो हमको इसको कम करना है अभी, ठीक है। तो ये जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं बेसिकली कोयले से चलते हैं ना, कोयल थर्मल प्लांट जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो एनटीपीसी वगैरह जनरेट करती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, वो कोयल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं सारे, है ना। तो कोयला जलाते हैं, कोयला जला के तो स्मोक तो निकलेगा ही, तो ये सारा स्मोक चिमनी से बाहर जाता है, ठीक है। अभी इसको हमको कम करना है, तो उसके लिए पहली टेक्नोलॉजी है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, तो ध्यान रखना। अब इसमें ये जो है ना, ये 2 टाइप की होती है, इसके 2 टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक होता है वेट और एक होता है ड्राई। तो दोनों प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं कि ड्राई वाला जो एफजीडी होता है, एफजीडी मतलब फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, उसमें क्या मतलब होता है। अब देखो इसमें मैं बोल रहा हूँ ना आपको SO2 कम करना है, तो ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है कि SO2 कम करना है या कि PM2 कम करना है। नाम से ही आपको पता चल जाएगा। डीसल्फराइजेशन मतलब सल्फ़र को हटाना है, सल्फ़र मतलब सल्फ़र डाइऑक्साइड को हटाना है, या अब सल्फ़र एस के फॉर्म में तो होगा नहीं, सल्फ़र डाइऑक्साइड के फॉर्म में होगा, है ना, तो उसको हटाना है। तो ऐसे भी आप थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ड्राई जो होता है, जो ड्राई एफजीडी होता है, उसमें क्या करते हैं हम। तो उसमें बेसिकली क्या करते हैं, मान लो जैसे ये चिमनी है, ठीक है, ये चिमनी है, इसमें से ये फ्लू गैस निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एक स्प्रिंकलर लगा होता है, इधर एक स्प्रिंकलर लगा होता है। तो वो क्या करता है, इसके ऊपर लाइम, जो लाइम होता है उसको इंजेक्ट करता है। तो जब ये लाइम इंजेक्ट होता है इधर, तो फ्लू गैस जब लाइम से पास करती है तो लाइम के साथ रिएक्ट कर जाती है, SO2 जो होता है वो लाइम के साथ रिएक्ट कर जाता है ना। और ये फिर सारे जो एब्जॉर्ब कर लेता है बेसिकली लाइम इस सल्फ़र डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो क्या होता है कि बेसिकली ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड पहले एमिट हो रहा था, अब वो नहीं एमिट होता है क्योंकि लाइम ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्क्रबिंग इंजेक्शन सिस्टम। डायरेक्ट स्क्रबिंग मतलब कि डायरेक्टली जो है यहाँ पे जब डायरेक्टली स्मोक जहाँ से आ रहा है वहाँ पे इंजेक्ट हो रही है, तो लाइम हम वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि जो ये गैसेस पॉल्यूटेंट्स हमारे SO2 NO2 वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड ये सब इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो इसमें से ड्राई क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बेसिकली इसको ड्राई बना देता है, ड्राई हाइड्रेटेड लाइम होता है बेसिकली ये, ठीक है। तो ड्राई इंजेक्शन प्रोसेस इंजेक्ट्स ड्राई हाइड्रेटेड लाइम डायरेक्टली इनटू द फ्लू गैस डक्ट। इट यील्ड्स अ ड्राई फाइनल प्रोडक्ट कलेक्टेड इन द पर्टिकुलेट कंट्रोल डिवाइसेस फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपने यहाँ ये जो लाइम है हाइड्रेटेड लाइम, उसको आपने स्प्रिंकल किया, फिर इसने ये सारे गैसेस को अब्जॉर्ब कर लिया और एक ड्राई प्रोडक्ट बन गया। ड्राई प्रोडक्ट बनने के बाद ये ट्रे में सेटल डाउन हो जाता है, फिर ट्रे से इसको निकाल देते हैं, फिर उसको फर्दर ट्रीट करके बाहर डिस्पोज ऑफ करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसका, ड्राई एफजीडी का। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस है वेट एफजीडी। वेट एफजीडी में क्या होता है, वेट नाम से ही पता चल रहा है। तो इस वेट में क्या होगा, कुछ लिक्विड आइटम होगा। तो इसमें क्या होता है, एक लाइम की स्लरी होती है, उसका शावर होता है। स्लरी मतलब कि आप समझ लो ऐसा कुछ सॉलिड प्लस लिक्विड टाइप का होता है, मतलब सॉलिड लाइम प्लस लिक्विड वाटर कुछ होता है इस टाइप से, है ना। सॉलिड प्लस लिक्विड के मिक्सचर को एक स्लरी बोलते हैं। स्लरी जैसे कैसे बताऊँ, जैसे काउडंग होता है ना, तो काउडंग सूखने से पहले जैसा होता है ना, उसको उसी टाइप का स्लरी होता है। सेमी लिक्विड टाइप की चीज़, समझ में आ रहा है, सेमी लिक्विड टाइप की चीज़ को स्लरी बोलते हैं। तो बस इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, लाइम की स्लरी को शावर करते हैं फ्लू गैस में, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जब वो फ्लू गैस पे शावर होता है, सेम सिस्टम है, यहाँ पे लाइम स्प्रे होता है, यहाँ पे लाइम स्लरी को स्प्रे कर रहे हैं, तो वो सारी गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो अब ये जब इससे रिएक्ट करता है SO2 से, तो ये क्या बना देता है, वेट कैल्शियम सल्फाइड बना देता है और वेस्ट वाटर बना देता है। फिर वेस्ट वाटर को हम ले लेते हैं, जैसे वेस्ट वाटर यहाँ पे कलेक्ट हो गया, फिर वेस्ट वाटर को अलग प्लांट में हम जाके ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो वो वेस्ट वाटर जो है वो उसको फिर फिल्टर से पास कराते हैं, वैक्यूम फिल्टर से पास करा के उसको फिर डिस्पोज ऑफ करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है पूरा वेट एफजीडी का। इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसे समझ लो कि नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है, लाइम की स्लरी को इंजेक्ट करते हैं और वो गैसेस को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। फिर दूसरा आता है सेलेक्टिव नॉन कैटालिटिक रिडक्शन। तो याद है हमने पीछे पढ़ा था, पीछे किसी लेक्चर में हमने पढ़ा था सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। जब मैं BS6 व्हीकल्स के बारे में आपको बता रहा था, तो मैंने बताया था कि BS6 जो व्हीकल्स होते हैं उनमें जो एग्जॉस्ट जहाँ से गैस निकलती है वहाँ पे ये SCR लगा रहता है ना। ये मैंने बताया था, जो ये अनबर्न्ड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं SC और कार्बन मोनोऑक्साइड, इनको बेसिकली क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है कार्बन ऑक्साइड में और प्लस वाटर करता है, ताकि पॉल्यूशन हम रिड्यूस कर पाएँ, है ना। तो ये करता था सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें कैटलिस्ट
चाहिए होता है रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। अब देखो इतना डिटेल में नहीं पूछता है, बट ये ध्यान रखना कि कैटालिटिक और नॉन कैटालिटिक क्या होता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो हमारी गैसेज आ रही हैं, ठीक है, जैसे जो अनबर्न, जो जब इंजन चलता है तो एग्जॉस्ट गैसेज निकलती हैं, अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब निकलता है। तो ये सब बाहर जाती हैं एग्जॉस्ट के थ्रू। अब जब एग्जॉस्ट के थ्रू जाती हैं तो इसमें क्या, हम यूरिया को इंजेक्ट करते हैं। यूरिया इज़ NH2CO है ना। तो यूरिया को हम इसमें इंजेक्ट करते हैं और ये यूरिया फिर क्या करता है, इससे रिएक्ट करता है। यूरिया इससे रिएक्ट करता है इन अनबर्न हाइड्रोकार्बन से और इनको किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्साइड्स में, ठीक है। तो अब ऑक्साइड्स में इसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यही इसी को हम बोलते हैं क्या, अब इसको ये जो ऑक्साइड्स है ना, इसमें देखो ये प्रोसेस SCR में भी हो रहा था, ठीक है, जो सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन है उसमें भी ये प्रोसेस हो रहा था। बट उसके बाद यहाँ ऑक्साइड जो कुछ ऑक्साइड्स बन गई, कुछ नहीं बनी। ऐसा नहीं होता कि सारी ऑक्साइड्स बन जाती हैं। तो जो नहीं बनी उनको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कैटलिस्ट चाहिए रहता है, ठीक है। तो वो कैटलिस्ट जो है ना वो रिएक्शन कराता है, फिर फाइनली सारे जो गैसेज हैं वो ऑक्साइड्स में वो हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। बट नॉन कैटालिटिक में क्या होता है, नॉन कैटालिटिक में बेसिकली क्या होता है, ये जो ऑक्साइड्स है ना इनको फिर हाई टेम्परेचर से पास कराया जाता है। अब जब इसको हाई टेम्परेचर से पास कराया जाता है तो ये जितने भी अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सारे फिर से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ऑक्साइड्स बन जाती है। तो इसमें कोई कैटालिस्ट यूज़ नहीं होता है, समझ में आ गया। तो ये जितनी भी नॉक्स हैं और ये जो है वो नाइट्रोजन और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती हैं और इसमें हमको क्या, कैटालिस्ट नहीं चाहिए होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब थर्मल पावर प्लांट जो है उनको अभी अलाउ कर दिया गया है कि वो जो हाई ऐश कोल है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली अब ये न्यूज़ में क्या होता है, क्योंकि पहले उन्होंने बैन कर रखा था, ठीक है। पहले जो हाई ऐश कोल है, ऐश कोल में हमेशा जो इंडिया में कोल मिलता है ना उसमें बहुत ज़्यादा ऐश कंटेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ऐश ज़्यादा है तो उससे हमको फ़र्क क्या पड़ेगा, है ना। उससे क्या होता है, उसका कैलोरीफिक वैल्यू कम हो जाता है। अगर आप जो कोयला जला रहे हो, कोयले का काम क्या होता है, कोयला जलता है और हीट प्रोवाइड करता है ना। अगर उसमें ऐश ज़्यादा होता है तो वो कम हीट प्रोवाइड कर पाता है, मतलब आपको ज़्यादा कोयला चाहिए होगा उतनी ही हीट प्रोड्यूस करने में जो लो ऐश कोयल में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ऐश बेसिकली क्या करता है, कैलोरीफिक वैल्यू कम कर देता है कोयल की। तो ऐश हमको नहीं चाहिए होता है कोयल में, ठीक है। अभी क्या है, पहले और इससे पॉल्यूशन भी बहुत होता है, ये जो ऐश वाला कोल होता है उससे पॉल्यूशन भी बहुत होता है। तो अभी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने क्या बोला है कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के जो नए रेगुलेशन आए हैं उन्होंने बोला है कि आप जो है वो हाई ऐश कोल भी यूज़ कर सकते हो, ऐश का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले क्या था, 2014 में रेगुलेशन जो आया था उसमें ये बोला गया था कि कम से कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप वही कोयला यूज़ कर सकते हो जिसमें 34% या उससे कम ऐश है। मतलब अगर 34% से ज़्यादा ऐश है उसमें तो उस कोयले को आप जला नहीं सकते। पहले आप उसको प्यूरीफाई करो, उसमें ऐश कंटेंट को कम करो और फिर जाके आप उसको जलाओ, ठीक है। तो पहले ये लिमिट थी 34% की ऐश कंटेंट पे, बट अभी क्या है, अभी ये लिमिट को हटा दिया गया है, ठीक है। 34% लिमिट पुश द थर्मल पावर प्लांट टू इम्पोर्ट कोयल एंड ड्रोव अप द कॉस्ट ऑफ पावर। अभी इसको हटाया क्यों गया है, क्योंकि देखो अब 34% से कम करना है तो ये जो पावर प्लांट्स हैं उनके लिए तो कॉस्ट बढ़ गया है ना। मान लो इंडिया में हाई ऐश कोयल मिल रहा है, इंडिया में 60% ऐश वाला कोयल मिलता है, तो भाई पहले ये कोयल लें, फिर उसको रिफाइन करें, है ना, फिर उसको जलाएं, फिर इलेक्ट्रिसिटी निकालें, तो उनके लिए तो बहुत कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये लोग क्या कर देते थे कि इम्पोर्ट कर देते थे, पूरा का पूरा कोयल जो है वो बाहर से इम्पोर्ट कर देते थे। तो बाहर से जो कोयल आता है वो लो ऐश कंटेंट वाला रहता है। तो इस इम्पोर्ट को रोकने के लिए इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने क्या किया है, स्टेप लिया है ये कि अब आप जो हाई ऐश कोयल है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसे देखो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि बहुत ज़्यादा कोयला लगेगा उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने में, ठीक है। तो इंडियाज डोमेस्टिक कोयल रिजर्व्स हैव ऐश कंटेंट अप टू 40 to 45%, सो मोर कोयल इज रिक्वायर्ड टू जनरेट 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड लीड्स टू मोर एमिशन। तो एमिशन भी ज़्यादा होंगे, एनवायरनमेंट भी ख़राब होगा, है ना। तो ये याद रखना कि जो इंडिया में है वो 40 to 45% तक ऐश कंटेंट वाला कोयला मिलता है, ठीक है। और पहले रेगुलेशन कितने का था, 34% का, अब इसको हटा दिया गया है, ठीक है। चलो तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।